नेपाल में बगावत के शोले भड़क रहे हैं। पाकिस्तान में विद्रोह का ज्वालामुखी फट चुका है। बांग्लादेश में तख्तापलट की नई पटकथा लिखी जा रही है और म्यांमार कुदरत का कहर झेल रहा है। भारत के चारों ओर संकट है, चारों ओर उथल पुथल मची है। लेकिन इस संकट काल में भारत जरा भी नहीं डगमगाया, बल्कि पीएम मोदी के विजन और नेतृत्व में और मजबूत हुआ। यही वजह है कि अब ये चारों देश अपनी परेशानियों से निकलने के लिए भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और पूरी दुनिया ये मान रही है कि एशिया से लेकर यूरोप तक भारत अब एक पावर सेंटर बन चुका है। आज विश्व की दृष्टि भारत पर है, हमारे देश पर है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा मंत्र आज विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है। दुनिया भी इस बात को नोट कर रही है, भारत के डेवलपमेंट मॉडल को स्वीकार रही है। दुनिया के नक्शे में उथल पुथल मची हुई है। कहीं जंग की ज्वाला भड़क रही है तो कहीं विद्रोह की आग धधक रही है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने विकास की कहानी खुद लिख रहा है और कहानी की कलम प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है। आज विश्व की दृष्टि भारत पर है, हमारे देश पर है। दुनिया में आप किसी भी देश में जाएं, वहां के लोग भारत को लेकर एक नई जिज्ञासा से भरे हुए हैं। पीएम मोदी की नीतियों और उनके विजन का ही असर है कि आज अस्थिरता की मार झेल रहे तमाम मुल्क भारत की तरफ आस भरी नजरों से देख रहे हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना के सुप्रीम लीडर व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी के बुलावे पर भारत आ रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषणों में अक्सर पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी नरेंद्र मोदी की कूटनीति की कायल हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं, क्योंकि ये सभी नेता जानते हैं कि जियो पॉलिटिक्स के खेल में भारत की मौजूदगी आज निर्णायक मोड़ पर है। भारत की अनदेखी अब असंभव है। भारत आज वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बल्कि फ्यूचर को शेप और सिक्योर करने में योगदान दे रहा है। लेकिन हमारे कुछ पड़ोसी देश शायद इस हकीकत को स्वीकारने में अभी हिचक रहे हैं और उनका यह संकोच अब उनके लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। जिन पड़ोसियों की हम बात कर रहे हैं, पहले उनके नाम जान लीजिए। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग पर नेपाल सुलग रहा है। लोग सड़कों पर हैं और काठमांडू जल रहा है। पाकिस्तान में बलोच आर्मी के विद्रोह और पीओके में आजादी की मांग ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा रखी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस इन दिनों चीन दौरे पर है। उनकी पीठ के पीछे तख्तापलट की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और तख्तापलट, फिर हिंसक विद्रोह और उसके बाद सैन्य शासन की मार झेल रहे म्यांमार पर अब कुदरत ने कहर बरपाया है। भारत के चारों पड़ोसी बेहाल हैं, मुसीबत से घिरे हैं और ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें मोदी पर हैं। हर किसी को उम्मीद है कि एशिया महाद्वीप में शांति कायम करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं।
दुनिया देख रही है। भारत आज जब प्रगति कर रहा है तो पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज भी बन रहा है। राजशाही पर बवाल, द बर्निंग नेपाल। सबसे पहले नेपाल की बात करते हैं। वो नेपाल जहां एक जमाने में राजशाही अंगड़ाई लिया करती थी, फिर 2008 में लोकतंत्र ने अपनी बाहें फैलाई और राजशाही अपने दरबार से उठकर चुपचाप चली गई। लेकिन 2 हफ्ते पहले नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने जैसे ही काठमांडू में कदम रखा, राजशाही किसी गुमनाम कमरे से बाहर निकलकर चीखने लगी। दुकानें जलाई गई, तोड़फोड़ की गई और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। मकसद सिर्फ एक, राजा को वापस लाओ। अब सवाल उठता है कि नेपाल की प्रजा को 17 वर्षों बाद अचानक राजा की याद क्यों आई? दरअसल 2008 में नेपाल में राजशाही के अंत के साथ लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। लोकतंत्र आया तो था, लेकिन वो अपने साथ सियासी अस्थिरता भी लेकर आया। पिछले 17 वर्षों में 13 सरकारें बदली, नेता आए और गए, लेकिन जनता की मुश्किलें कम नहीं हुई। ऊपर से महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा और बेरोजगारी ने लाखों युवाओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ आक्रमण भयो भनेर जानकारी गराएपछि पनि झन्डै 40-45 मिनटसम्म सेक्युरिटी फोर्स नदेखिनु यो बडो विडम्बना भन्नुपर्ने हुन्छ। हुन त सेक्युरिटीको तर्फबाट हिजो हामीले यो स्तरको चाहिँ पूर्व राजा के आदेश पर भड़का विद्रोह नेपाल को अतीत की उन गलियों में ले गया जहां से दौड़ लगाकर वो काफी आगे आ चुका था। अब उसे फिर से तैयार होना होगा, फिर से दौड़ना होगा और भारत की मदद के बिना ये उसके लिए संभव नहीं होगा। आजाद बलूचिस्तान, सदमे में पाकिस्तान। अब जरा पाकिस्तान का हाल भी देख लीजिए। जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान आर्मी अपने जूतों की नोक पर रखने का दम भरती थी, आज उसने ही पूरे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। बलूचिस्तान का कोना कोना आजादी के लिए चीख रहा है। ये चीख इस्लामाबाद के तख्त को हिला रही है। बलूचिस्तान के अलावा पीओके में भी आजादी की हुंकार लग चुकी है और ये चेतावनी भी दी जा चुकी है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी ने आंख दिखाने की कोशिश की तो आंख निकाल ली जाएगी। पाकिस्तान भी जानता है कि अब बलूचिस्तान और पीओके उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है। जितना जोर लगाएगा उतनी तेजी से खिसकता चला जाएगा। शांति दूत यूनुस, अशांत बांग्लादेश। वो मुल्क जो भारत की वजह से वजूद में आया, आज अपने वजूद के लिए छटपटा रहा है। ऐसी ताकतों से हाथ मिला रहा है जो उसे पूरी तरह खोखला करके रख देंगी। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद यूनुस ने जो कुर्सी संभाली थी वो अब डगमगाने लगी है। फिर से तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। ऐसी अटकलें हैं कि आर्मी चीफ वकार उज जमान किसी भी दिन यूनुस को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। मतलब हालात बहुत खराब हैं और भारत इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिरता का सीधा असर भारत के पूर्वोत्तर पर पड़ता है। पहले सैन्य शासन की मार, अब कुदरत का प्रहार। भारत के इस पड़ोसी देश पर कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि चंद सेकंड में ही हजारों लोगों की जान चली गई। 200 साल बाद इस तरह का विनाशकारी भूकंप देखा गया। मौत की ऐसी तबाही जो पहले कभी नहीं देखी। लेकिन भारत ने मदद का हाथ बढ़ाने में जरा भी देर नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर तुरंत म्यांमार के लिए राहत सामग्री भेजी गई।
म्यांमार तक मदद पहुंचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना का C-130 प्लेन कंबल, तिरपाल, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग, सोलर लैंप, फूड पैकेट और किचन सेट लेकर म्यांमार पहुंचा। प्लेन में एक सर्च और रेस्क्यू टीम के अलावा मेडिकल टीम भी है। भारत ने म्यांमार में 15 टन राहत सामग्री और NDRF के 80 बचाव कर्मियों का एक दल भेजा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि उनकी म्यांमार के आर्मी जनरल से बात हुई है और भारत पूरी शिद्दत के साथ म्यांमार की मदद के लिए खड़ा है। नेपाल जल रहा है, पाकिस्तान बिखर रहा है, बांग्लादेश अस्थिर है और म्यांमार त्रासदी झेल रहा है, लेकिन भारत इन सबसे ऊपर खड़ा है, मजबूत, स्थिर और निर्णायक। दुनिया समझ रही है कि एशिया में अब अगर कोई पावर सेंटर है तो वो भारत है और पीएम मोदी की अगुवाई में एशिया के देशों के भविष्य को उचित आकार देने का काम भी सिर्फ भारत ही कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के नागपुर दौरे की चर्चा राजनीतिक गलियारों में अलग अलग ढंग से हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच मुलाकात से क्या निकला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में स्मृति मंदिर की है। नागपुर में पीएम मोदी की इन तस्वीरों की चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए 11 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी संघ के मुख्यालय पहुंचे थे। नागपुर में पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच मुलाकात भी हुई और करीब 3-4 मिनट की बातचीत भी। इस मुलाकात और बातचीत के सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने संघ मुख्यालय में स्मृति मंदिर पर जाकर आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और संघ के दूसरे सर संचालक गुरु गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। स्मृति मंदिर में विजिटर बुक में प्रधानमंत्री ने लिखा, स्मृति मंदिर आकर अभिभूत हूं। यह स्थली हमें राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। नागपुर में पीएम मोदी ने स्थानीय स्वयंसेवकों से भी मुलाकात की और आरएसएस के साथ अपने पुराने दिनों को याद किया। संघ के बारे में अपने विचारों को साझा करते हुए पीएम मोदी ने आरएसएस को अमर संस्कृति का वट वृक्ष बताया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। पीएम मोदी जब नागपुर में आरएसएस के बारे में ये बातें कह रहे थे तो वो संघ के दूसरे सर संचालक गुरु गोलवलकर की स्मृति में बनाए जा रहे माधव नेत्रालय के प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखने पहुंचे थे। यहां अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की 100 साल की गौरवशाली यात्रा का जिक्र करते हुए राष्ट्र निर्माण में उनके अनेक योगदानों को याद किया और कहा कि सेवा का पर्याय है संघ। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक ऐसा संस्कार यज्ञ है जो अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि दोनों के लिए काम कर रहा है। बाह्य दृष्टि के रूप में हम माधव नेत्रालय को देखते हैं और अंतर्दृष्टि ने
संघ को सेवा का पर्याय बना दिया है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में समाज सेवा और मानवता के प्रति आरएसएस के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि वो इस मौके पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उत्सुक हैं। समाज लाभान्वित होगा, केवल लाभान्वित नहीं होगा, समाज विश्व को लाभान्वित करने के लिए योग्य बनेगा और विश्व के जीवन में अपनी भूमिका को ठीक से अदा करेगा। इन सारे सेवा कार्यों से यही हो, इस इच्छा से स्वयंसेवक काम कर रहे। उसमें से एक यह माधव नेत्रालय का काम है। आज वर्षीय प्रतिभागिता के दिन उनको सब प्रकार की शुभेच्छा मैं देता हूं, आपको भी देता हूं और आपके और माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच ज्यादा खड़ा न रहते हुए, क्योंकि उनको सुनने की आज मुझे भी उत्सुकता है, मैं मेरे शब्द को विराम देता हूं। पिछले कुछ समय से संघ और बीजेपी के बीच मतभेदों की खबरें राजनीतिक गलियारों में चर्चा में थी, लेकिन पीएम मोदी के नागपुर दौरे और संघ प्रमुख के साथ मंच साझा करने के बाद सारी अटकलों पर विराम लग गया है। प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात और बातचीत को आरएसएस और बीजेपी के बीच सहज संबंधों का संकेत बताया जा रहा है। इस दौरान वहां मौजूद धर्मगुरु और जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी संघ और बीजेपी के बीच किसी भी तरह के मतभेद की बात से इनकार किया। बीजेपी और संघ में कहीं कभी कोई सपने में भी भेद नहीं था और इतनी एकात्मता है। दूध में से मक्खन कैसे निकालेंगे आप, प्रकाश में से आलोक कैसे निकालेंगे, सूर्य में से आप कैसे निकाल सकते हैं प्रकाश, चंद्रमा में से चांदनी आप कैसे निकाल सकते हैं, जल में से आर्द्रता कैसे निकाल सकते हैं, आकाश से आप तारे कैसे निकाल सकते हैं। तो संघ और बीजेपी में कभी कुछ विभेद नहीं था और वो कभी था भी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयंसेवक हैं और वो इस देश के एक अलौकिक सत्पुरुष हैं। पूरा देश आगे कैसे बढ़े उनका सपना है। और पीएम मोदी के नागपुर दौरे को लेकर अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, अलग अलग तरह से विश्लेषण किया जा रहा है, लेकिन इस दौरे ने संघ और बीजेपी के बीच दूरियों की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या इस मुलाकात के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति का सवाल आसान हो पाता है। अमोद राय, टीवी 9 भारतवर्ष, नागपुर।